तो जो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं आपके अलग अलग ज्योमेट्री में। आज की क्लास में हम अलग अलग तरह की ज्योमेट्री में आपका रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। पर सब ये दोनों तो आपको सेम ज्योमेट्री, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, दोनों हॉलो सिलेंडर है आपकी। सॉरी। तो आपका हम ये बात बोल सकते हैं क्या, तो ये बात बोल सकते हैं मिलके कि सर इन दोनों केस में एक चीज का हम फर्क करेंगे, वो क्या, तो वो है आपका करंट की डायरेक्शन पे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, अपना डिसाइड करते हो कि क्या होगा आपका, एल क्या होगा और आपका ए क्या होगा। तो सुनो, ये मैंने बोल दिया इस तरह से। कहने को अगर मैं बात करूँ तो ये मान लीजिए आपका रेडियस R1 है और ये आपका रेडियस R2 है। ठीक है, अब सुनो, तो करंट ऐसे घुसा है तो करंट यहाँ से ऐसा निकल भी आएगा। करंट की वैल्यू की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, वो आपका एल और ए निकालने का काम आएगा। ठीक है, तो सुनो, जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू वो क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। जो आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रो एल बाय ए होता है। अब सुनो, चेंज क्या करेगा, ये रो तो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज आपका अगर पूरा का पूरा, मेरी आवाज आ रही है सबको साफ साफ, अगर आपका ये रोज पूरा मटेरियल सेम होता है, फर्क किसका पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस एल का और इस ए, फर्क क्या पड़ेगा, इस एल का और इस ए का फर्क पड़ने की गुंजाइश होगी। ठीक है, शुरू अब अगर मैं यही बात करता हूँ आपकी कि भाई अब क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर देखिए, आपका जो करंट यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, इस रास्ते पे जब मैं आगे जा रहा हूँ, इस रास्ते पे जब मैं आगे जा रहा हूँ, तो आपका एरिया हमेशा सेम है। तो कैसे सर, यहाँ का एरिया क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ का एरिया भी क्या होगा आपका, होगा ए ही होगा। क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। सर देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका पाई R2² माइनस R1²। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सेम होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यही सेम होगा। तो आपके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आपका एरिया क्या है, एरिया सेम है हमेशा, कांस्टेंट है, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको ऊपर। तो हम इस केस में क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, अब एल, एल कौन सी लेंथ होती है, एल इज द लेंथ विच इज परपेंडिकुलर, एल इज द लेंथ, सॉरी, एल इज द लेंथ विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन ऐसे, तो हम उसको ले लेंगे आपका एल, तो एल हो जाएगा ऐसे, और एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई R2² माइनस R1²। बहुत कोई इसमें कोई तो चीज नहीं बता दी मैंने, ये हो गया कि आपका, ये आपका निकल के आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। इस केस में कोई तरह की परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। तो सर आपने जो दूसरी चीज बनाई है, इसमें क्या फर्क है, तो आपने दूसरा डायग्राम बनाया, ये भी तो सेम टू सेम डायग्राम है। नहीं, अब हम थोड़ा सा चेंज करके आपको सामने एक बात समझाऊंगा कि आपको करंट के डायरेक्शन में क्या किया, थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, आपके करंट के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। इस बार करंट आपका ऐसे घुस रहा है, तो वो हर जगह से घुस रहा होगा ना, हाँ, ऐसे घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है। हाथ जब मतलब जा तो पूरे अंदर बीच में से भी रहा है, पर वो डायरेक्शन बता रहा हूँ घुसने की। तो इस तरह, तो अगर मैं खुद सामने से देखता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसको सामने से देखूंगा, तो ध्यान देना, जब मैं सामने से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा कि सर देखिए, आपके ये दो सर्कल होंगे। ठीक है, ये दो सर्कल होंगे, और आपका क्या होगा, करंट ऐसे जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। जब मैं साइड से देखूंगा तो करंट मुझे ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। अब इस सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, सुनो। तो जब मैं, आपका मान लो ये अंदर वाला सर्कल है, ठीक है, ये ऐसे पीछे से बना हुआ ना, अंदर वाला सर्कल है, उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस R1 है। तो यहाँ का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका, टू, यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई R1L। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, नहीं रे, मैं जा किस साइड में रहा हूँ, ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ इस साइड में, तो मुझे एरिया कौन सा लेना होगा, ये वाला एरिया लेना होगा ना, एरिया परपेंडिकुलर होता है ना भाई, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको ये वाला एरिया लेना होगा ना, ये वाला एरिया मैं क्यों ले रहा हूँ, ये वाला एरिया मैं इसलिए ले रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ये वाला एरिया। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया, यानी ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला एरिया मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 इज टू पाई एल, जो अंदर मैं निकालूंगा वो हो जाएगा 2 पाई R है। और जब मैं इसी चीज को बाहर वाली सरफेस में निकालने की कोशिश करता हूँ, जब मैं इसी चीज को आपकी बाहर वाली सरफेस पे, मतलब आपका जब बाहर वाली सरफेस दी जाती है, उस पर मैं एरिया निकालता हूँ, उस पर जब एरिया निकालता हूँ तो वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2 पाई R2L निकल के आएगा। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आती होगी। आप क्या होंगे एरिया, मैंने एरिया आपके सर्कल कर्व सरफेस वाले दिए हैं, सर्कल वाले नहीं थे, क्योंकि उस तरफ तो आपका जा ही नहीं रहा है आपका करंट तो ऐसे परपेंडिकुलर दिखते हैं। ठीक है, अब दिक्कत पूरी इस बात पे आ रही है, दिक्कत पूरी इस बात पे आ रही है कि सर एक गड़बड़ हो गई क्या, कि सर यहाँ का एरिया है A1 इक्वल 2 पाई R1L और यहाँ का एरिया A2 इक्वल 2 पाई R2L। मैं कौन सा एरिया लूंगा, सबसे बड़ा डाउट होता है मैं कौन सा एरिया लूंगा। एरिया क्या हो रहा है आपका लगातार, यहाँ आप कहीं बीच में लोगे, कहीं बीच में लोगे तो उसका एरिया कुछ और आएगा।
तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इसमें आप क्या बात पूछते हो कि एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अब जब एरिया कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, एरिया कंटिन्यूअसली जब चेंज कर रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो डायरेक्ट आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि एक जगह पे क्या रखोगे, डाउट आ जाएगा। अब दूसरी बात ये कि मेरे प्यारे बच्चों, आप एल क्या लोगे इस केस में, आप एल क्या लोगे, आप ये वाला एल तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते सर, ये वाला एल आपका इस तरह से, और करंट आपका, करंट तो इस तरह से आ रहा है ना, करंट तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हमें तो लेंथ कहाँ लेनी होती है, हमेशा लेंथ लेनी होती है मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इस बार लेंथ कैसे लेंगे, तो सुनो, वो इस डायग्राम समझ आएगी। तो देखो मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या किया कि करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी लेंथ भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन सर लेंथ क्या मैं इसको लूंगा R2 माइनस R1, आंसर है नहीं। तो इस बार सवाल में थोड़ा सा इंटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एरिया लगातार चेंज कर रहा है, तो मैं किसी जनरल सरफेस पे आपका एरिया की बात करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा आपका सेंटर से आर पे जाके एक डी आर की एक स्ट्रिप खींच लूंगा, सेंटर से आर पे जाके डी आर की क्या कर लूंगा, एक स्ट्रिप खींच लूंगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने किया क्या, जैसे ये आपको दिख रहा है इसी में बनाता हूँ। ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने बोला कि सर आर पे जाके डी आर का मैंने एक स्ट्रिप खींच ली इस तरह से, आर पे जाकर डी आर की मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप खींच ली ऐसे। ठीक है, ठीक है, और उसका फिर एरिया लिखूंगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2πrl, जहाँ पे r क्या है, कोई भी जनरल रेडियस है वहां पे। ठीक है, आ गया। उसका फिर लेंथ क्या लोगे सर, आपने जो dr, आपका करंट कैसे जा रहा है, सुनो, ये हो गया आपका इस तरह से, r पे जाकर dr, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, अगर करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तो मेरा जो ये लेंथ होगी, जो मेरी लेंथ होगी, यही तो मेरी क्या कहलाएगी, इसको मैंने dr बोल दिया। मेरा करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ होगी उसको मैं अपनी लेंथ मान रहा हूँ। तो इस केस में आप dr को क्या लोगे, आप अपनी लेंथ मानोगे। तो इस केस में आप जो l लिखते हो ना, लेंथ, उसको आप क्या लोगे, आप dr लोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आज चीज हम पढ़ रहे हैं थोड़ी सी हार्ड है, जो आज हम चीज पढ़ रहे हैं थोड़ी सी हार्ड है। तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, हेडफोन समझा नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो इस बार आप क्या लोगे, लेंथ क्या लोगे, dr लोगे। ठीक है, साउंड कम आ रही है, बाकी लोगों को साउंड कम आ रही है क्या, साउंड कम आ रही है क्या बाकी बच्चों को भी, साउंड कम तो नहीं आनी चाहिए यार, इससे पहले तो मेरी 2-3 क्लास हुई है। ठीक है, आप अपने साउंड बढ़ा लो, मैं बढ़ाऊंगा तो फिर कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर सबको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं बढ़ा सकता हूँ साउंड, पर मेरे साउंड से फिर आपकी किसी किसी और के डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुनो, मैं फिर से बता दूं, ये सवाल थोड़े से हार्ड है, आसान नहीं है। तो एक बार मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। हो क्या रहा है आपका कि सर इस बार ना, जैसे इतना मोटाई है, इतना मोटाई है, जैसे आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर, इस बार करंट आपका जो है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो करंट है आपका, वो इस तरह से नहीं जा रहा, कि पहले आपका तो इस तरह से जा रहा था ना, तो आपने क्या हो गया सर, ये वाला एरिया ले लो खत्म। लेकिन इस बार जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो मुझे लेंथ भी तो इसी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और लेंथ को मैं सीधे, ये अगर आपका स्मॉल r1 है और ये आपका स्मॉल r2 है, तो लेंथ को कोई बच्चा बोलेगा सर लेंथ को आप r2 माइनस r1 ले लो ना। आंसर में r2 माइनस r1 नहीं ले सकता, बिकॉज जब आप r इज इक्वल टू, जब आप रेजिस्टेंस लिखोगे, r इज इक्वल टू रो l बाय a लिखोगे, अगर आपने l को रख दिया r2 माइनस r1, दिक्कत ये आ रही है कि आप a को क्या रखोगे, क्योंकि ए तो लगातार चेंज कर रहा है। यहाँ का ए क्या है, ये वाली सरफेस है ना, यहाँ पर ये वाली सरफेस मतलब ये पूरा पूरा कर्व्ड सरफेस, ये वाली पूरी सरफेस। यहाँ का एरिया क्या है, यहाँ का एरिया 2πr1 है। ठीक है, यहाँ का सरफेस एरिया क्या है, यहाँ का 2πr2 है। लेकिन दिक्कत ये है कि सर आपका एरिया क्या कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है। मतलब मैं अगर कहीं बीच में ले लूंगा आर रेडियस पे, तो उसका निकल के आ जाएगा 2πr है। एरिया क्या हो रहा है, लगातार चेंज कर रहा है। जब एरिया लगातार चेंज कर रहा है, तो आप एल की वैल्यू सीधे नहीं उठा सकते। तो बेटर तरीका क्या होगा सवाल में, बेटर तरीका ये होगा अपना, कि मैं क्या करता हूँ सर, एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कि आपका यहाँ पर इसी जनरल पॉइंट पे जाता हूँ, इसी जनरल पॉइंट पे आर रेडियस के पे जाके, ठीक है, आर रेडियस पे जाके मैं यहाँ से आपका एक और सिलेंडर बनाता हूँ। ठीक है, एक और सिलेंडर बना दिया, चलो बहुत बढ़िया बात बना दी। फिर फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ से करंट जाएगा तो करंट तो इसमें भी जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, एक छोटी सी मोटाई का एक और सिलेंडर बना दिया। फिर से बता रहा हूँ, सवाल आसान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है आपकी डी आर। अब मैं तुमसे बोलता मान लो सवाल में कि देखो एक छोटा सा एलिमेंट है इस तरह से, जिसकी ये है डी आर, और करंट यहाँ से जा रहा है आपका आई, और यहाँ से जा रहा है आपका आई।
तो अगर इस सवाल में मैं आपसे बोलता कि बताओ मुझे जो रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में इस एल को क्या रखोगे इस बार, तो आप क्या बोलोगे सर एल क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन में आपकी मोटाई होती है, तो आप इसको डी आर रखोगे। सर एरिया क्या रखोगे, सर एरिया होता है वो वाला सरफेस जो कि आई के परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरी सरफेस यानी ये वाली पूरी सरफेस, ये पूरी सरफेस क्या है आपकी आई के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वाली पूरी सरफेस आई के परपेंडिकुलर, तो मुझे एरिया क्या लेना होगा, इस वाली सरफेस का सरफेस एरिया, यानी वो हो जाएगा आपका 2 पाई जनरल आर इंटू एल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो, अब मैं इस सवाल को करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा सर एक्चुअली में ये एक एलिमेंट है ना, छोटा सा एलिमेंट है, मैंने इस एलिमेंट का क्या निकाला है, रेजिस्टेंस निकाला है, मैंने इस एलिमेंट का क्या निकाला है, रेजिस्टेंस निकाला है। देखिए निकालना तो मुझे पूरे सवाल के लिए था, निकालना तो मुझे पूरे सवाल, हाँ बिल्कुल निकालना था आपको पूरे सवाल के लिए। तो अगर इस एलिमेंट के लिए जो आपने इस एलिमेंट के लिए छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा होगा, छोटे से रेजिस्टेंस में डी आर बोल सकता हूँ ना, ठीक है। एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल डी आर, ठीक है, इज इक्वल टू रो एल की जगह पे क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है आपकी, एल है लंबाई ऑफ सिलेंडर, ये हो गया। अब सुनो आगे, करंट ऐसे जा रहा था और ऐसे निकल रहा था, ठीक। अब सुनो आगे, अब साफ साफ दिख रहा है कि दोनों जगह आपके डी आर है, तो आप क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे। यहाँ पे 0 से r तक करोगे, यहाँ पे कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, तो साफ सीधी बात है, ये एक हॉलो सिलेंडर है ना, अंदर वाले का रेडियस r1 है, बाहर वाले का रेडियस r2, आपको कहां से कहां तक लेके जाना है अपना, r1 से लेके r2 तक उसको इंटीग्रेट कर देना है। पहले देखते हैं इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो आप साफ साफ ये चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो इस बात को कि सर इसमें आपका रो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी आपका 2 पाई कांस्टेंट है, और आपका एल भी कांस्टेंट है। अबे एल तो लेंथ है ना, इसकी तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। आर आपका वेरिएबल को ऊपर भी डी आर लिखा है, आर ही तो चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आर माइनस 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू रो कॉमन आ जाएगा, नीचे 2 पाई कॉमन आ जाएगा, एल कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका डी आर अपॉन आर। इसको हमें कहाँ से करना है, R1 से लेके R2 तक, इसको हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसको करना है R1 से लेके R2 तक। अब हर बच्चे को इंटीग्रेशन में अगर ना पता हो तो हर बच्चे को बताना चाहिए, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका ln x, ठीक है। ln x प्लस सी कांस्टेंट है तो क्या, ठीक है। कुछ लोग इसको किताबें कुछ को log x भी देती हैं, बात में कोई फर्क नहीं है, स्मॉल log x का मतलब ln x ही होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया, तो मैं यहाँ से r क्या लिख पाऊंगा, r इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई l, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका ln r, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, r1 से लेके r2 तक लिमिट होगी। तो जब मैं पुट करता हूँ तो रो अपॉन 2 पाई l ln r2 माइनस ln r1, अगर हर बच्चे को थोड़ी मोड़ी नॉलेज तो होगी लॉग की, तो वो इसको क्या पूछता है, रो अपॉन 2 पाई l ln r2 बाय r1। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आसान था, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आसान था, पर समझ में आया होगा ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका नीट और आईआईटी में दोनों में आया वो क्वेश्चन, तो सर क्या वहां पे बैठ के हम पूरा डेरिवेशन करेंगे क्या, बात ये है कि आपको समझाया है मैंने तो आपको इतना टाइम लगा है, जब आप खुद 2-3 बार इस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़े बहुत तो हार्ड आएगा ना यार, आप क्या सोचते हो कि फिजिक्स बिल्कुल आपको वही दे देगा कि एबीसीडी क्या होता है, ई क्या होता है, वो चीजें पूछते हैं एरिया कैसे कैसे लिया वो समझा दो, ठीक है। सुनो, तो बेटा एरिया होता क्या है, जैसे हमने कल को क्यूबॉइड वाले सवाल किए थे, क्यूबॉइड वाले जब सवाल किए थे मैंने, जैसे इस तरह से मैंने एरिया कौन सा माना था, एरिया मैंने वो माना था जो आई की क्या होता है, जिसकी सरफेस आई के परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है, ये क्या इस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, हाँ सर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब जब मैं करंट के डायरेक्शन ऐसे मान रहा हूँ उस सवाल में, तो एरिया कौन सा होगा सर, एरिया होगा ये वाला एरिया, और ये करंट तो यहाँ से भी तो जा रहा है, करंट तो आपका चारों दिशाओं में जा रहा है ना, हाँ तो ये वाला एरिया बिल्कुल, और करंट तो हर दिशा में जा रहा है तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो मतलब आपका एक्चुअली में कोई सिलेंडर है, मान लो कोई सिलेंडर बना दिया मैंने इस तरह से, तो आपको पता है कौन सा एरिया में से करंट जा रहा है सर, इस वाले एरिया, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब पूरा घुमा के ऐसे से, ठीक है, पूरा घुमा के जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, वो वाला एरिया आपका एरिया होगा इस केस में आपका, जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। और अगर इसका रेडियस r है और इसकी लेंथ अगर l है, तो आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये पता होना चाहिए। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कभी लिटिल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है आपका 2 पाई r l होता है, ठीक है। हाँ, एरिया परपेंडिकुलर वाला देते हैं क्योंकि आपका करंट इस टाइम पे ऐसे जा रहा है, तो एरिया ये वाला परपेंडिकुलर होगा ना, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसे पिछले वाले सवाल में अगर हम बात करें इस वाले सवाल में, तो देखो इस वाले सवाल में क्या होगा सर, आई ऐसे था, करंट ऐसे था, तो आपको एरिया कौन सा लेना था, ये वाला एरिया लेना था,
तो मैं यहाँ पे रेड में शिफ्ट करता हूँ, ये वाला एरिया। उस टाइम आपको इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट आपका इस एरिया के परपेंडिकुलर है। जब हम इस सवाल में बात करते हैं तो आपका जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, तो आपको ये वाला एरिया, करंट तो नीचे भी जा रहा है तो ये वाला एरिया, तो ये है क्या एक्चुअली में, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये। आई होप कि रुचि जी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। उससे ये आंसर निकल के आता है। नीट आई आई टी दोनों जगह कुछ हार्ड नहीं है, पर हाँ एक दो बार प्रैक्टिस करो तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो मतलब तुम सोच के बैठो कि कुछ 25 सवाल आ जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार, थोड़ा तो अच्छे सवाल आएंगे यार। बायो में भी अच्छे सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे सवाल आते हैं, तो फिजिक्स में तुम कैसे बोल सकते हो फिजिक्स में सवाल अच्छे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। चलो हम तीसरी ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं अपना, ठीक है। तीसरी ज्योमेट्री में बढ़ते हैं आपका, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई सर डेरिवेशन देख के दो चार लोगों के हाथ पैर खुल जाते हैं, वो मत करना बस, वो अच्छी चीज नहीं है। अब तीसरा हम लेके चल रहे हैं आपका होलोस्फीयर का। अभी तक हमने क्या लिए थे, दोनों होलो सिलेंडर लिए थे, ठीक है। फिर अब हम क्या लेके चल रहे हैं, आपका होलो स्फीयर लेके चल रहे हैं। सुनना अच्छे से मेरी बात, ठीक है। होलो स्फीयर आपका ले लिया मैंने इस तरह से, एक सेकेंड में बोला तो मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है सर। ये तो कैविटी वाले सवाल आ गए, नहीं वो नहीं है, होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर का मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसके यहाँ पे माल भरा हुआ है मस्त वाला। क्या माल भरा हुआ है? यहाँ माल भरा हुआ है, एक पूरे में माल भरा हुआ है इसमें। तो जहाँ माल भरेगा करंट तो वहीं से जाएगा ना, कंडक्टर भी तो होना चाहिए, कहीं करंट फ्लो तो करना चाहिए, तो फ्लो करना चाहिए। इसका चार्ज भी तो आपके बॉडी के अंदर ही होगा। तो ड्राइंग गंदी हो रही है, अगर आपको समझदार हो आपको समझ जाओगे, ठीक है, जैसी भी होगी आप समझ जाओ। अब करूँगा तो और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो सुनो इस बार क्या हो रहा है आपका, इस बार जो करंट है, इस बार का जो करंट है सेंटर ये है आपका, और सेंटर से यहाँ पे आपका इसकी अंदर वाले की रेडियस है मान लीजिए स्मॉल r1, और बाहर वाले का रेडियस है आपका स्मॉल r2, ठीक है। इस बार जो मेरा करंट जा रहा है वो कैसे जाएगा, साफ सी बात है, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, और टेढ़े वाले में क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इस बार अगर एरिया और लेंथ चेंज नहीं करते तो आप बड़े आराम से रोयल अपॉन ऐसे लिख सकते हो, पर लेकिन अगर उनसे कोई भी एक चेंज करेगा तो आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट सोचना होगा। अब सुनो, जब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ आपका एल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एल क्या लोगे मेरे भाई साहब, यहाँ तो कोई लेंथ नाम की चीज भी नहीं है। सिलेंडर में तो भी एक लेंथ दिखती थी आपको। अगर मैं बात करता हूँ एरिया की, एरिया को क्या लोगे, तो बात करते हैं सर एरिया कौन सा होता है, सर एरिया वो एरिया होता है जो कि आपका परपेंडिकुलर होता है करंट के। जैसे करंट मान लो इस वाले करंट मान लो, तो इस वाले करंट के परपेंडिकुलर ये वाला एरिया, तो लेकिन स्फीयर के अंदर वाला एरिया क्या होता है, आप सब जानते हैं कि अंदर वाला एरिया क्या होगा, ए वन इज इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 4 पाई r2 स्क्वायर। तो साफ सीधी बात है कि आपको अलग अलग एरिया देखने को मिल रहा है। अगर एरिया चेंज कर रहा है इसका मतलब आप सीधे आंसर तो नहीं लिख सकते, आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एलिमेंट बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एलिमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। बना लेते हैं एलिमेंट, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, आपका सेंटर से आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर एक इस तरह से एक और स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। सेंटर से आर दूरी पे एक तरह का एक और स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। और उसकी मोटाई हम कर देंगे डी आर की, मतलब एक और एक्चुअली में हमने दो तरह के दो सिलेंडर बना दिया और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह हमारा इस तरीके से समझना, ये वही पीछे पीछे वाली चीज है, सुनना। मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि आपका ये आर पे जाके मैंने डी आर की एक मोटाई का एलिमेंट बना दिया। अब सुनो, अब जो ये मोटाई बनाई है इस मोटाई को देखता हूँ मैं इस तरह से मोटाई है आपकी। करंट कैसे जा रहा है सर, करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या लेना होगा सर, मुझे लेंथ किसको लेनी है सर, लेंथ लेनी होगी ये वाली डी आर। इस केस में आपके एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा डी आर, आप ले लोगे एल, क्योंकि ये अलोन एल क्या होता है हमेशा पैरेलल टू द करंट डायरेक्शन होता है, तो ये एल हो गया। अब बात ये कि एरिया क्या लोगे, तो एरिया बच्चों लोगे सर ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, लेकिन सिर्फ यहाँ थोड़ी ना, ये तो एरिया पूरा गोल है ना। इसका रेडियस क्या नहीं है, मैंने इसका रेडियस दिया है स्मॉल आर, और स्मॉलर रेडियस दिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जनरल एरिया वो हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। जनरल एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी इस केस में आपका क्योंकि लगातार एरिया चेंज कर रहा है तो आपने एक जनरल पॉइंट पे एरिया निकाल दिया 4 पाई r स्क्वायर। मेरे ख्याल से एरिया हम 4 पाई r स्क्वायर क्यों लेंगे और लेंथ को डी आर क्यों लेंगे, सबको समझ में आ गया होगा। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, ये हो गया।
अब मैंने कहा कि ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट जो मैंने बनाया ये एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो मैं बोलूंगा सर इसका अपना खुद का छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना खुद का छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं क्या लिखता हूँ रो, रो तो कांस्टेंट होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी है। एल, एल की जगह पे मैंने क्या रख दिया, dx रख दिया। ए की जगह पे क्या रख दिया मैंने 4 पाई आर, उसको सर एक्स नहीं डी आर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आपका डी आर रख दिया। तो मैं इसको जब अब दिख रहा है साथ साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। लिमिट क्या रखनी है, सबसे बड़ी बात तो ये लिमिट को रखना आना चाहिए। यहाँ पे तो लिमिट क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं, एंड में पूरा रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे क्या होगा, आर इज आर वन से लेके आर टू तक इसको इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट करने की वाली बात है तो बहुत आसान खेल है। कैसे करेंगे सर, यहाँ तो आर ही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ कौन कौन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट, रो कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालने अंदर क्या बचेगा आपका डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन हर बच्चे को करने आना चाहिए। जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे x की पावर 1 नहीं लिखा है तो हम इसको x की पावर -2 dx लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, इसमें +1 कर देते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और साथ में आपका +1 करने के बाद में जो चीज निकल के आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 1 -1/x आ जाएगा आपका। ये -1/x निकल के आ जाएगा इसका इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आ जाएगा सर, वो आ जाएगा रो अपॉन 4 पाई, रो अपॉन 4 पाई, रो अपॉन 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका -1/r, -1/r। और इसमें हमें लिमिट लगानी है R1 से R2 तक। देखो माइनस निकलने का सेंस है, ऐसे मजे के लिए माइनस नहीं आ रहा, कुछ काम है उसका। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आर रो अपॉन 4 पाई। मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका -1/R2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस R1 हो जाएगा। जो फाइनल आंसर निकल के आएगा R इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई 1/R1 -1/R2, ठीक है। तो ये किसका निकल के आएगा आंसर, दिस आंसर विल बी फॉर योर हॉलो स्फीयर। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। आपको पर याद करने की मैं बिल्कुल नहीं सलाह दे रहा, पर हाँ एक बार इंटेंशन थोड़ी सी कमांड तो होनी चाहिए। भाई आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई लॉग पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जब लॉग पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में लॉग का थीटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। चाहे तुम पीएच निकाल रहे हो, चाहे तुम अपना एसिडिटी निकाल रहे हो, चाहे तुम अपना बेसिसिटी निकाल रहे हो, चाहे तुम न्यूक्लियर वो पढ़ते हो, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर एक्सचेंज पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, डीके पढ़ते हैं, रेडिएशन डीके पढ़ते हो, वहां पे तुम लॉग लगाते हो। तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जिसमें जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये सवाल आईआईटी नीट में आए हुए हैं, आगे आ जाएंगे, तो कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं इसको नहीं बोलूंगा, थोड़ी बहुत भी कमांड है सब्जेक्ट पे, वो आराम से इसको कर सकता है। होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट और लास्ट ज्योमेट्री हम लेते हैं। अच्छी ज्योमेट्री पर उसको मैं शॉर्ट ट्रिक्स करूंगा, सवाल आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं याद दिला दूँ, वो मैं करवा दूंगा, तो आपको करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फोर्थ एंड द लास्ट, आपकी जो अजीब सी ज्योमेट्री होगी वो क्या है वो देखो। तो आपको इस तरह से देखा है, इसको हम बोलते हैं टेपर्ड बार। क्या होती है टेपर्ड बार, देखना एक सेकंड। ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है, टिपिकल है, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा ये भी पक्का है। बता दूं उसको पहले, मैं उसको बात करता हूँ इसको। आप अगर माल की बात करें, तो माल कहाँ भरा पड़ा है, माल आपके पूरे में भरा पड़ा है, यहाँ से देखिए पूरे में माल भरा पड़ा है। कलाबाजी चल रही है, कलाकारी है, बहुत गंदा दिखाना है अभी, समझ आ रहा है जादू। देखिए पहले ओवरलैपिंग देखी थी, अब कोई ओवरलैपिंग नहीं। तो देखो करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों मेरे प्यारे से, वो यहाँ से आपकी इस बार इस तरह की डायरेक्शन, आई की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, आई यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से तो वहां से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आप सुनो, तो इस केस में पहली बात तो क्या क्या दे रखा होगा आपको, तो समझ, ठीक है। मान लीजिए आपका ये लेंथ जो दे रखी है आपको, वो लेंथ आपको दे रखी है एल, ठीक है। और आपका यहाँ का रेडियस दिख रहा है आपको, वो आपको R1 दे रखा है, ठीक है। जनरली इस केस में आपका रेडियस से आंसर नहीं करता है, बल्कि इस केस में आपका
जो आंसर किया जाता है वो डायमीटर से मिलता है आपको क्वेश्चन में आंसर। तो यहाँ का डायमीटर आपको D1 दे रखा है और यहाँ का डायमीटर आपको D2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ का डायमीटर आपको क्या दे रखा है, यहाँ का डायमीटर आपको D2 दे रखा है, कुछ ज्यादा ही पड़ गया। यहाँ का जो डायमीटर आपको दे रखा था वो आपको D2 दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब सवाल में दिक्कत क्या आएगी, तो फिर सोचते हैं कि रो एल अपॉन ए लिखते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात। अगर हम बात करते हैं रो का तो हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि कांस्टेंट होता है मटेरियल के लिए एल। एल कौन सा लोगे सर, एल लोगे आप इस वाले डायरेक्शन में, क्योंकि आई इस डायरेक्शन, तो आपको एल भी इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। वो डीएक्स लेंगे नहीं लेंगे वो अभी थोड़ी देर में सोचते हैं, बताता हूँ उसके बारे में। अब आगे की बात करते हैं इसमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्या लेंगे, तो सर क्या ए मेरा कांस्टेंट है कि नहीं है, तो बोलोगे सर यहाँ का ए है आपका पाई d1 स्क्वायर बाय 4। ये पाई d1 स्क्वायर बाय 4 मैंने कैसे लिखा, मैं नहीं समझाऊंगा, आप अपने आप समझ जाओगे। बस इतना बता देता हूँ कि आपका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और आपका जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है, तो उससे मैंने लिख दिया होगा। मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि पाई d1 स्क्वायर बाय 4 और पाई d2 स्क्वायर बाय 4 मैंने कैसे लिख दिया है। अगर किसी को हल्की सी तकलीफ बोल जाओ, मैं आपको समझा दूंगा कि पाई d1 स्क्वायर बाय 4 और पाई d2 स्क्वायर बाय 4 कैसे लिखा है। हिंट क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह मैंने d बाय 2 लिख दिया। डाउट तो नहीं है किसी को ऐसा गंदा था, होगा भी तो पूछना मत, ठीक है। तो सुनो ये हो गया। अब दिक्कत ये हो रही है, वही वाली दिक्कत होगी वापस कि सर यहाँ पे एरिया अलग, यहाँ पे एरिया अलग, तो मैं यहाँ पे कौन सा एरिया रखूंगा, ठीक है। अब अगर एरिया चेंज कर रहा है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा वो इंटीग्रेशन वाला। अब कोई बच्चा ये तो पूछ सकता है इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ऐसे लेके जाएंगे या ऐसे लेके आएंगे, तो जहाँ पे आर पे जाकर डी आर, एक्स पे जाकर डी एक्स बोल लगते हैं, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो आपको करंट डायरेक्शन लेना है, क्योंकि डी एक्स क्या होता है, डी एक्स लेंथ होती है ना, तो करंट डायरेक्शन हमेशा लेंथ की पैरेलल होती है। क्या करोगे, यहाँ से जाओगे आप, ठीक है, और एक्स पे जाके एक डीएक्स की एक स्ट्रिप ले लोगे इस तरह से, ठीक है। और तुम अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना जानते हो चीजों को, तो ये स्ट्रिप बनेगी ना, ये भी सर्कुलर बनेगी। जो स्ट्रिप बनेगी वो भी कैसे बनेगी आपकी, सर्कुलर। क्यों बनेगी सर्कुलर, एक साफ सी बात है, सर्कल है ना, तो आगे सर्कल ही तो बनने वाले हैं। एक्स पे जाके मैंने डीएक्स की एक मोटाई की स्ट्रिप ले ली, ठीक है। अब इस स्ट्रिप के बारे में अगर बात करते हैं, स्ट्रिप आपको इस तरह से दिख रही है, एलिमेंट जो है आपका, ठीक है। करंट इसमें ऐसे घुस रहा आई, इसकी मोटाई कितनी है सर, इसकी मोटाई है आपकी डीएक्स है, ठीक है। करंट यहाँ से आपका निकल रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से आपका निकल रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात। तो आप जब रो एल अपॉन ए लिखते हो तो इसमें एल क्या लोगे, इसमें एल लोगे अपना डीएक्स ले लोगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आ गई। एरिया क्या लोगे, साफ सी बात है, ये परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना होता है, मतलब आपका ये सर्कल वाला एरिया लेना होगा ना, ये एरिया सर्कल वाला लेना होगा। अब इस एरिया सर्कल के लिए इसका रेडियस बताओ चाहिए, तो मैं बताऊँ कि सर यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d है, तो कोई जनरल d मान लेता हूँ, यहाँ कोई जनरल डायमीटर d मान लेता हूँ, ठीक है। तो जनरल डायमीटर अगर d है यहाँ पे, तो इसका यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा सर, यहाँ का एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 d स्क्वायर। तो अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूँ इस छोटे से एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन, क्या मैं यहाँ से हूँ, पाई बाय 4 d स्क्वायर, अच्छा एल की जगह पे क्या आ जाएगा, एल की जगह पे आ जाएगा रो डी एक्स अपॉन पाई बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखाऊंगा, 4 रो बाय पाई डी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या करूंगा, दोनों साइड में लगाऊंगा आपका इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो से लेके कैपिटल आर हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी d1। अब यहाँ गड़बड़ होगी शुरू, अब यहाँ होगी आपके सामने गड़बड़ शुरू, क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये हो रही है बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, लिमिट तो यहाँ पे आनी चाहिए x1 से x2 की, मतलब 0 से लेके l तक की लिमिट आनी चाहिए, क्योंकि dx की लिमिट आती है। तो गड़बड़ क्या हो रही है तुम्हारे साथ में कि सर जब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके l dx अपॉन d, डायमीटर चेंज करना, यहाँ का डायमीटर कुछ और है, यहाँ का डायमीटर कुछ और है, यहाँ का डायमीटर कुछ और है, तो ये क्या हो जाएगा d d। अब दिक्कत ये सर, ये तो x है, x तो आपका ऐसे जा रहा है, x की डायरेक्शन तो ऐसे है ना, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऐसे होता है। आप कैसे कर सकते हो इंटीग्रेट, इसको कर ही नहीं सकते। आप x से लेंथ वाले पैरामीटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप d से, अगर यहाँ पे dd होता तब तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते, पर क्योंकि यहाँ पे dd नहीं है तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। या तो ये ऐसा होता है कि d अपॉन डी स्क्वायर, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेते, या फिर होता डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता, तब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते। लेकिन क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर लिखा है, तो इसको इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दोनों चीज सेम होनी चाहिए थी। तो फिर सर क्या करें कि आपका आंसर आ जाए, क्या करें कि आपका आंसर आ जाए, तो सुनो,
तो मैं अगर ऐसा कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं x को या तो d में चेंज कर दूं या d को x में चेंज कर दूं, तब मैं आपका इस चीज को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। या तो मैं x को d में चेंज कर दूं या d को x में चेंज कर दूं, तब तो मैं आपकी ये चीज समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब मेरा मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ का डायमीटर है d1, ठीक है, मैं सिर्फ पूरा डायमीटर बना रहा हूँ, चलो यहाँ का डायमीटर है आपका d, ठीक है, और हाँ बिल्कुल, और यहाँ का डायमीटर है आपका D2 है, सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके इस डायमीटर को मैं अगर x के टर्म्स में लिख पाऊँ, ठीक है, ये x क्या है, x यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू x है, और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपकी l है। तो गलती से भी अगर इस डायमीटर को मैं इस x के टर्म्स में लिख पाऊंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उस डायमीटर की जगह पे ये रख दूंगा और उसके बाद अपना सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कर लोगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे मैं इस डायमीटर के x के टर्म्स में आपको सोच रहा हूँ, तो खुद सोचो सर, जब x इज इक्वल टू 0 है तब डायमीटर क्या है, सर डायमीटर है आपका d1, ठीक है। जब x इज इक्वल टू आपका x है, तब डायमीटर क्या लिया आपने, डायमीटर को d लिया है, ठीक है। जब x इज इक्वल टू आपका x इज इक्वल टू आपका l है, x इज इक्वल टू l है, तब डायमीटर क्या है आपका, वो d2 है। तो तुम ध्यान दो ना, तो ये जो एक लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये लाइन कैसी बन रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचो और इसके एक्स वाई बनाना चाहता हूँ, तो सुनो, यहाँ का 0,d1 हो जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा x कॉमा डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दी एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,d2 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन है, और हर बच्चे को पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, हमेशा सेम होती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो स्लोप क्या लिख सकते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है, अगर बचपन में थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ी तो स्लोप का मतलब होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप का मतलब, वरना बेसिक मेथड में से चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपका, ये इस तरह से लिख सकता हूँ चीज को, किस तरह से, y2 माइनस y1, मतलब ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो मैं क्या लिखता हूँ उसको, d माइनस d1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये x2 हो गया और ये x1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 0। फिर से y2 माइनस, स्लोप तो कहीं से भी ले लो, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। अब ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 सर कन्वर्ट करेंगे सर, ये क्या हो गया, एल डी बाई टू, सॉरी सॉरी सही, हाँ वेरी गुड, थैंक यू बता दिया, एल होगा, ठीक है, एक्स की एल है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लोप लेते हैं, तो यहाँ पे ये y2 हो गया, इसको y1 लो, इसको मत लेना क्योंकि आप वरना दो डी आ जाएंगे। यहाँ d2 ले लिया, यहाँ d1 ले लिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं आसान बिल्कुल नहीं है, पर इसको थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से अटेंशन देना होगा, तभी समझाएगा। तो ये हो गया y2 माइनस y1, यानी d2 माइनस d1, d2 माइनस d1। दूसरा क्या है, x2, x2 क्या है, l, और ये l1, यहाँ से क्या लिखोगे, l माइनस 0। यहाँ से जब आप d निकालने की कोशिश करोगे तो d निकल के आएगा तुम्हारा d1 प्लस x बाय l d2 माइनस d1, ठीक है। तो तुम्हारा डायमीटर क्या आ गया, तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हारा डायमीटर x में कन्वर्ट होके आ गया है। तुम अगर ध्यान दो, डायमीटर क्या हो गया तुम्हारा, x में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के पटकूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुम सोच रहे हो क्या भयंकर चीज बनने वाली है, क्या भयंकर चीज बनने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा डायमीटर क्या निकल के आया है, मेरा डायमीटर निकल के आया है सर, देखिए, ठीक है, मेरा डायमीटर निकल के आया है आपका, वो निकल के आया है d1 प्लस एक्स बाय एल d2 माइनस d1, ये निकल के आया है। तो एक काम करते हैं, क्या मैं कुछ छोटा मोटा कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान नहीं है, तो आंसर बिल्कुल कर सकते हो। आप एक काम करो, इसको d को तुम इस तरह से लिखो, d को तुम लिखो a प्लस dx। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, a क्या है, a है तुम्हारा d1, और b क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा d2 माइनस d1। इससे फायदा क्या होगा, बस फायदा की बात कुछ नहीं है, बस ये देखने में थोड़ा सा आसान लगेगा ऊपर वाले से, ठीक है, ताकि हम इंटेग्रेशन जब करें तो आराम से, जब इंटेग्रेशन की बात करते हो r इक्वल टू तुम्हारा इंटेग्रेशन करने को क्या आया था, तुम अगर पीछे देखना चाहोगे तो 4 रो अपॉन पाई, मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे का आंसर। 4 रो अपॉन पाई है, और ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dx अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे था dx अपॉन डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर क्या है, डी है ये, तो इसका स्क्वायर यानी आपका a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी आपकी 0 से लेके n तक हो जाएगी, क्योंकि x की लिमिट आएगी यहाँ पे।
अब इसको तो कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है, इसको इंटीग्रेट तो कोई भी कर सकता है। क्या बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है इंटीग्रेट करने का। जैसे इंटीग्रेट कुछ नहीं है, 1/x² का इंटीग्रेशन है एक्चुअली में। बस फर्क क्या है कि डिफरेंशिएशन जब करते हो तो जो एक्स के साथ नंबर होता है वो क्या होता है, वो आपका बाहर आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है। जैसे मैं कल को लिखता हूँ कि भाई बताओ आपका कि भाई जो भी तुम बताइए, ठीक है। एल नहीं लिखा, कहाँ नहीं लिखा बेटा मैंने एल, सॉरी यहाँ पे बी की वैल्यू एल नहीं रखी, ठीक है। तो ये होता है, बस को आपको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट वाला काम मैं आपके लिए छोड़ दूँ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको इसकी इंटीग्रेशन करके इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। इंटीग्रेट वाला काम आपको करना है। अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं होता तो मुझे बता देना, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद में क्या होगा आपका, ए और बी के टर्म से सॉल्व करोगे ना, आखिर में ए और बी की वैल्यू पुट कर देना। आखिर में क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट कर देना, बहुत ही आसान सा आंसर निकल के आएगा। तो तुम फाइनली आंसर निकालोगे ना, तो उसका आंसर निकल के आएगा तुम्हारा 4 रो बाय पाई d1 d2 इंटू एल, ये आंसर निकल के आएगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे, कुछ नहीं इंटीग्रेट करना, इसी टर्म्स में इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के बाद में क्या करना, ए और बी की वैल्यू पुट कर देना। जब सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल सा ही निकल के आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका नीट में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आईआईटी में पूछा गया है। अब तुम सोचो, अगर ये क्वेश्चन नीट में आईआईटी में आ गया, तोते नहीं उड़ जाएंगे तुम्हारे? अगर ये वाला क्वेश्चन नीट और आईआईटी में उड़ गया, तुम्हारे तोते क्या, तुम्हारे पर कच्चे हो जाएंगे। कच्चे नहीं, पर खच्चे होता है, ठीक है। बोले कच्चे कच्चे उड़ जाएंगे। हाँ सर, उड़ जाते हैं हम, बाहर तार पे डाल देते हैं, पता नहीं आंधी वांधी आए तो उड़ जाते हैं, तो बंदर उतार के ले जाते हैं, ठीक है। तो सुनो, तो मैंने क्या, ये निकल गया। अब सर सारा, अब बच्चा होता है अपना माथा पकड़ के बैठता है कि सर ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया है, सर ये क्वेश्चन नीट में भी आया है। तो क्या ये पूरा पूरा महा, इससे पहले क्वेश्चन में तो ये तो था कम से कम कि भाई छोटा सा इंटेग्रेशन था, इतना सा इंटेग्रेशन था, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इतना से एक इंटेग्रेशन था और इस इंटेग्रेशन आंसर यहाँ पे आ गया था। पर इस बार तो सर ऐसी तैसी मचा दिया आपने। इस बार कौन करेगा इसको? इस बार तो कंसेप्ट सीखने सीखने में आपके पेज भर रहे हैं 2-3, ठीक है। तो इस बार सर कुछ तो करो सर, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चलो, मैंने कहा चलो करते हैं, कुछ करते हैं। अब सुनो, मान लीजिए आपके सामने एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपके सामने क्या होता कि इस तरह से एक सिलेंडर होता, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है आपका, और इसमें पूरा माल भरा पड़ा है हमेशा की तरह। मस्त क्या है, इसमें मस्त माल भरा पड़ा है, भर दिया। अब मैंने क्या किया कि मेरा करंट अगर इससे जाता, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है, जो कि हर बार होता ही है आपका, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इस बार आपसे पूछता है इस सवाल में कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका रेडियस, मैंने आपको रेडियस है इसका, मैंने डायमीटर आपको दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल डी स्मॉल डी डायमीटर दे रखा है इसका, ठीक है। इसका डायमीटर डी दे रखा है और इसकी लेंथ क्या है, ये लेंथ है इसकी। अगर मैं आपसे इस बार पूछता कि बताइए कि इस बार मैं रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा, तो पहली बात आपके मन में आती है कि रो एल अपॉन ए होता है। अब मुझे चेक करना है कि कोई चेंज तो नहीं हो रहा, तो लेंथ क्या होगी सर, लेंथ तो आप ये वाले लोगों को, करंट आपकी डायरेक्शन ये है। अब एरिया अगर चेंज होगा, अगर एरिया चेंज होगा तो आप फिर इस तरह से नहीं लिख सकते, फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं एरिया चेक लेता हूँ सर, यहाँ का एरिया कितना होगा सर, पाई d1 स्क्वायर, सर d1 तो है नहीं ना, d होगा, यहाँ भी d होगा, यहाँ भी d होगा, तो पाई d² बाय 4 होगा। यहाँ का एरिया भी क्या होगा, पाई d² बाय 4 होगा। और कहीं बीच का तुम्हारा मन लेने का है तो वहां का भी एरिया क्या होगा सर, वहां का एरिया भी आपका ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर का होगा। क्योंकि एरिया चेंज नहीं करने वाला है तो एरिया सीधी वैल्यू पाई d² बाय 4 रख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको क्या रखता हूँ मैं, पाई d² बाय 4 रखता हूँ, उसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 रो एल बाय पाई d²। आ गई बात समझ में? अब बिल्कुल समझ आ गई, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं इसी चीज को थोड़ा सा मान लो कल को सवाल इस तरह, फिर ये वाला सवाल आ जाए, मान लो फिर ये वाला सवाल आ जाए जो मैंने अभी समझाया आपको पूरा, ठीक है। अगर ये वाला सवाल आ जाए और करंट फिर से आपका क्या कर रहा है, करंट आपका फिर से ये कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। और इस बार लेंथ भी आपको ये दे रखी है, तो आप पहली बात तो फिर से आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन लिखना चाहोगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखना चाहोगे। चेक करते हैं क्या हम सीधे लिख पाएंगे, क्या रो कांस्टेंट होता है, एल एल क्या हो जाएगा, करंट ऐसे तो एल ही हो जाएगा यहाँ पे। ए की बात क्या करें सर, यहाँ का एरिया कुछ और होगा, अगर यहाँ का अगर डायमीटर d1 है और यहाँ का डायमीटर क्या है d2 है, तो यहाँ का एरिया कुछ और होगा, यहाँ का एरिया कुछ और होगा। तो सर हम इसको सीधे तो नहीं कर सकते, यहाँ कुछ और एरिया निकल के आएगा, तो इसको हम सीधे तो नहीं कर पाएंगे। फिर हम सर कैसे करें इसको, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं,
इसी फॉर्मूले को एक बार थोड़े से नए रूप में लिखते हैं। ये जो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ ना ये वाला, इसको इसको हम थोड़े से नए रूप में देखते हैं। ठीक है, इसको जो बच्चों हम बोलते हैं, इसको हम टेपर्ड बोलते हैं, टेपर्ड बार। ठीक है, या कोनिकल बोलते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है इसको हम टेपर्ड बार बोलते हैं। कई बार टेपर्ड बार बोलता है, या फिर अलग अलग डायमीटर देगा तो आप समझ जाएंगे। टेपर्ड का मतलब है, टेपर शब्द होता है ना, इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है इंक्लाइंड। ठीक है, टेपर का मतलब होता है इंक्लाइंड। ठीक, आप समझ। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे सब कैसे, तो एक काम करो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। कैसे? उसमें दो 4 लिखो, रो लिखो, एल लिखो। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 4 कांस्टेंट होता है, रो कांस्टेंट होता है, एल कांस्टेंट होता है, क्योंकि एल तो आपको यही लेना है ना। हाँ, पाई भी कांस्टेंट होता है। सारी गड़बड़ कहाँ शुरू होता है? सारी गड़बड़ हुई डायमीटर में। इसमें तो क्या था, डायमीटर हर जगह सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका डायमीटर यहाँ D1 है, यहाँ पे D है, यहाँ D2 है, तो सारी गड़बड़ यहाँ शुरू हुई। तो आप एक काम करो, इस वाले फॉर्मूले को ना, इस वाले फॉर्मूले को लिखो, ऐसे करते हैं, D इंटू डी लिखो। साथ ही बात है, डी स्क्वायर को आप D इंटू डी लिख सकते हो ना। ठीक है, आप आप क्या बोल रहा मैं, आप डी स्क्वायर को D इंटू डी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब कुछ मत करो, जब ये वाला सवाल आएगा ना, तो एक जगह D1 कर दो, एक जगह D2 कर दो। समझ में आएगी नहीं आई बात? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार को, कि जब आपका टेपर्ड बार आता है, अलग अलग डायमीटर होता है, कुछ मत करो, जो आपका जनरल फॉर्म होता है, इसको तो आप बहुत 1 सेकंड में लिख सकते हो ना। इसमें इसमें लिखने में थोड़ा ना आपको टाइम लगेगा। इसमें लिखने तो मेरे ख्याल से कोई आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, तो बहुत आराम से लिख पाओगे। बस एक बार ये लिख लोगे, उसके बाद इसी जाएगा लिखने का। ये लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को वापस ऐसे का ऐसे लिख दो, जैसे कि आपने इस फॉर्मूले को वापस ऐसे का ऐसे लिख दो। बस फर्क क्या करो, इस डी को तुम डी इंटू डी लिख दो। इस फॉर्मूले को डी इंटू डी लिख दो। अगर इस फॉर्मूले को डी इंटू डी लिख दिया, बस वही चीज यहाँ पे रख दी। बस फर्क क्या करना है, यहाँ पे डी, एक डी में D1 लगा दो, एक में 2 लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार हम पीछे चेक कर लेते हैं कि जो चीज हमने यहाँ लिखी है वो पहले भी यही थी कि नहीं थी। तो 4 रो एल बाय पाई D1 D2, यहाँ देखो 4 रो एल बाय पाई D1 D2। अरे वाह, मतलब आपने जो इतने लंबे चौड़े तरीके से निकाला है वो निकल के आया है। नीट और आईआईटी में जब ये क्वेश्चन आएगा, तो पूरा क्वेश्चन सोचना भी मत करने की कि आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम के टाइम में, नहीं कर सकते। तो आपको ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी। आई होप कि हर बच्चे को ये शॉर्ट ट्रिक बड़े प्यार से, अच्छे से, नरम तरीके से समझ में आ गई होगी। आई गेस आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो वेरियस ज्योमेट्रीज थी, बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं, कभी कभी अच्छे सवाल होते हैं, आसान सवाल नहीं होते पहली बात तो वो इस तरह के सवाल मैंने आपको सारे सारे यहाँ पे निपटा दी है, ताकि हर सवाल आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट हम जो चीज पढ़ने आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, जो जो इससे पहले अभी तक हमने ज्योमेट्री वाले सवाल किए, वो आसान नहीं थे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। आसान क्या, बिल्कुल आसान नहीं थे। लेकिन अगर आपकी समझ में भी आ गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो और आपके डीप कंसेप्ट उसमें तैयार हो जाएंगे, और मेरी गारंटी है आप मजे करोगे बाद में। सर हाँ, कुछ तो नया पढ़ा है, कुछ अच्छा पढ़ा है, जो शायद हम कभी छूते भी नहीं थे ना, उन सवालों को हमने आज किया है, और यही यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। तो सुनो, अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो कल आपको याद होगा, मैंने आपको एक रो का फॉर्मूला लिखवाया था, डिराइव करवाया था आपको रो का फॉर्मूला। वो था आपका क्या, वो था आपका 2m डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ई इंटू टाउ, साथ में था आपका एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने बच्चों को। अगर आपको याद, मैंने कहा था याद नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, मुझे भी याद नहीं, आप भी याद मत करो। ठीक है, अब सुनो, पर मुझे थोड़ा बहुत, मुझे डेरिवेशन याद होता है, तो मुझे थोड़ा बहुत इसकी वैल्यूज याद रहती है। इसको मैंने रो बोल दिया था, और मैंने क्या कहा था, रो किस बात पे डिपेंड करता है? सर रो डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे। क्यों डिपेंड करता है मटेरियल पे आपका? क्योंकि इसमें आता है आपका एन। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन वो एक अगर हम ब्रीफली बोले, तो एक तरह से एन आपको ये बता रहा है कि कितने उसमें चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल आपके 3 तरह के मैंने उस टाइम बताए थे, कि आपका उसमें क्या होता है, एक तो होता है कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर होता है। ये 3 तरह की आपकी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं सर। कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या फर्क है सर? कंडक्टर में जो आपकी एन की वैल्यू होती है, एन इज वेरी लार्ज। अरे एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस ही है ना एक तरह से। हाँ सर, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, किसके लिए? आपका कंडक्टर के लिए। तो आप एन की वैल्यू क्या बोलते हो? बहुत ज्यादा बोलते हो।
अगर मैं इन दोनों के लिए बात करूं, कंपैरिजन करूं दोनों को एक साथ ही लेके चलूं, मैंने कंडक्टर के अलावा दोनों को लेके चलूं, एक तो कंडक्टर हो गए, बाकी दोनों चीज हो गई, तो इनमें एन की वैल्यू आपकी होती है, एन की वैल्यू इज स्मॉल होती है, एन इज स्मॉल, ठीक है। स्मॉल अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको अगर मैं आपका मन है अलग से लिखने का, तो सेमीकंडक्टर का लिखना चाहता हूँ तो इसमें बोलूंगा एन स्मॉल होता है, ठीक है, फाइनाइट होता है पर स्मॉल होता है, और इसमें एन वेरी वेरी स्मॉल होता है, जैसे वहां पे वेरी लार्ज है, यहाँ पे वेरी स्मॉल है, मतलब यहाँ पे ये नेग्लिजिबल, यहाँ पे ये इनफाइनाइट की तरह है, और ये नेग्लिजिबल की तरह है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, ठीक। ये एन क्या है, फ्री चार्जेस की बात कर रहा है। अब आगे बात समझो, अब तुम खुद बताओ कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो होगा क्या सर, टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है आपका, जैसे इस तरह से आपका कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं भी कोई कंडक्टर है उसकी कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अगर मैं उस पर एनर्जी देता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो साफ सी बात है हीटिंग होगी ना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा आपका, इस पे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने से क्या होगी, ये बाहर भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, ये अगर बाहर भागा तो फ्लो करेगा ना, अगर फ्लो करेगा तो उसके बाद साफ सी बात है कि आपका क्या करे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यानी आपके नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बढ़ेंगे तो साफ सीधी बात है कि आपका क्या होना चाहिए, आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो बढ़ना चाहिए, आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस का मतलब ये है ना कि ज्यादा कंडक्ट इलेक्ट्रॉन फ्री, कंडक्टेंस बढ़ेगी तो साफ सी बात है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका घटना चाहिए। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, सब बिल्कुल आ रही है, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो सुनना ध्यान देना, मैंने क्या बताया, जनरल सेंस क्या है, जनरली अगर मैं जनरल सेंस बात करूं तो जनरली आपको क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका एन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इससे आपको क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए, ठीक है, और कंडक्टेंस अगर बढ़ रही है साफ सी बात है उसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस, और हमें रेजिस्टेंस से मतलब है ना, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है, इसलिए हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपका घटना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आती है, अच्छी बात है, समझ में आ गई। अब सुनो, तो जो रिलेशन होता है आपका रेजिस्टेंस इन विद टेम्परेचर वो होता है R इज इक्वल टू आर नॉट, मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करता चलो रो की, क्योंकि अगर हम असली बात करें तो ये जो रो है उसके अंदर आता है ना एन, तो एक्चुअली रो पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो होता है रो पे डिपेंड करता है, रो जो है रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और क्योंकि आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उस टीचर्स को डेल्टा टी की जगह पे टी लिख देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस टी को वो डेल्टा टी मान लेते हैं, ये रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या है रिलेशन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो कि इसके सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं, थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, अलग अलग टीचर कुछ अलग अलग आंसर कर देते हैं, पर आपका फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब जहाँ पे इसमें मैंने क्या क्या लिखा है उसको भी मैं लिख देता हूँ अच्छे से समझ लो, सुनो, ठीक है, तो एक मैं अगर मैं ये रेजिस्टिविटी के बारे में लिखा तो मैं रेजिस्टेंस के बारे में तो लिख सकता हूँ, ऐसी बात बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखता हूँ, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, वो होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर के बारे में सोचना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू एल बाई ए, मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, एल बाई ए मैंने यहाँ रख दिया, तो अगर साफ सीधी बात की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या पूछता हूँ सर, इस रो नॉट एल बाई ए को मैं क्या पूछता हूँ, आर नॉट बोल सकता हूँ, सेम इसी तरह का फॉर्मूला आपके लिए रेजिस्टेंस के लिए भी आएगा, इसी तरह का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी क्या लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आप उसको लिख सकते हो। आई होप कि दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपके समझ में आए होंगे। खैर फॉर्मूला तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना है और वैसे नीचे वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फॉर्मूला पहली बात तो आपको क्या करना है, रखना है दोनों। अब सुनो, यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है आपका टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी क्या है आपका टेम्परेचर का चेंज है। चलिए आगे बात करते हैं, अगर मैं आपसे एक प्यारी सी बात पूछूं, अब आप लोग बताना इस बात की, ये जो अल्फा होता है इन दोनों में, अल्फा होता है, जी देखता हूँ एक बार, ये जो आपका अल्फा होता है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा क्या होता है, तो अल्फा होता है हमारा
एक होता है इसको हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं, थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोई टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलता है उसको, थर्मल कोफिशिएंट बोलता है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात हम थोड़ी देर में अच्छा यूनिट की बात भी कर लेते हैं। मान लो साफ सी बात है, ये क्या है, आर है, आर है, इसकी दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कि आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये तो आपको क्या बचेगा, यूनिट लेस होगा, यूनिटलेस होगा ना, बिल्कुल होगा। वरना दूसरा तरीका होता है यूनिट एंड डायमेंशन में, आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत भी, यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता है कि अगर मैं किसी दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपस में, दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं, इन दोनों के आपके सेम यूनिट भी होनी चाहिए, सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना जरूरी है अगर आपके कोई दो चीजों को आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये जो अल्फा डेल्टा टी है ये 1 के साथ ऐड हो रहा है, अब 1 की तो कोई यूनिट होती नहीं है, 1 की तो कोई यूनिट होती नहीं है, 1 का ना कोई डायमेंशन होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अल्फा डेल्टा टी का भी क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अगर डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन में इसको सिंपल 1 मान सकता हूँ, तो अल्फा इसको मैं क्या लिखता हूँ, अल्फा को मैं 1 बाय डेल्टा टी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, इसकी डिग्री सेल्सियस लिख लो चाहे केल्विन लिख लो, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी सर, उसको 1 बाय डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 1 बाय केल्विन बोलो। कभी कभी इसका बहुत दिनों में एक बार यूनिट पूछी जाती है तो उसमें तो तकलीफ वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं पर, तो सुनो समझने वाली बात क्या थी, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपका, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और दूसरी चीज है आपकी r इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब समझना सब दो चीज निकल के आने वाली है आपके लिए। ये जो अल्फा की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और ये आपकी जीरो भी हो सकती है, पर जीरो हम अक्सर लेते नहीं है, तो जीरो ही होगा तो फिर तो टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपको ये बताना है कि अगर कंडक्टर है आपके पास में, अगर कंडक्टर है आपके पास में, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर आपके पास में इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जल्दी बता दो आंसर, मैं देखता हूँ किसका आंसर करके आया था। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी फॉर एन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। समझ गए, ठीक है। तो अब मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया है कि जनरली क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ाने में फ्री चार्जेस बढ़ते हैं, कंडक्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होगा, तो अल्फा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव का मतलब अल्फा कम हो रहा है ना, देखो तो साफ सी बात है, यहाँ पर अगर हम समझे डेल्टा टी पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका रेजिस्टिविटी गिर रही है, तो इसका मतलब अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, वही वाली बात है। ठीक है, पर दिक्कत ये है सर कि एक्चुअली होता क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आपका ये, कि जो आपका अगर कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। ऐसा क्यों, अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, ऐसा क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, समझ आकर मजा आ जाएगा। तो सुनो, बात दिक्कत की ये हो रही है, मैं अल्टीमेटली बोल क्या रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आपके हिसाब से बात है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी आपके टेम्परेचर। मैंने क्या बोला, अगर आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एंड अगर मेरा अल्फा पॉजिटिव है, तो मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी ना। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ और मेरा जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव है, तो मतलब टाइम के साथ क्या होना चाहिए, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू घटनी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपका कि कंडक्टर में होता क्या है, कंडक्टर की मैंने क्या बोला, कंडक्टर के लिए आपकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो सुनो, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सर पॉजिटिव होती है इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा। थोड़ी सी अटपटी सी बात नहीं लगती है, अजीब सी बात नहीं लगती, क्यों, क्योंकि सर टेम्परेचर बढ़ाने में तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, अगर मैं आपका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी तो कम हो जानी चाहिए ना। हाँ सर बात तो सही है, पर यहाँ होती है गड़बड़, यहाँ होती है क्या है, गड़बड़। गड़बड़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर दे दिया आपने, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, वहाँ के इलेक्ट्रॉन, दिल्ली के इलेक्ट्रॉन, आगरा के इलेक्ट्रॉन,
मथुरा के इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, यहाँ पे क्या है आपके पास में इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब मेरे को चार्ज को फ्लो करवाना है, तो मैं करंट को फ्लो करवाना चाहता हूँ, तो चार्ज की एक डेफिनेट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, कि भाई यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाने, सॉरी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जाने की कोशिश कर रहा है। अब ज्यादा चार्ज होना भी नुकसान है। ज्यादा चार्ज होना नुकसान क्यों है? ये देखो बात दिक्कत ये हो जाएगी, सर ये बोलेगा सर जैसे ही इसको मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया पागल, और इलेक्ट्रॉन ने दे मारा इस इलेक्ट्रॉन को। और ये इलेक्ट्रॉन जो पहले सीधा जा रहा था, जब करंट फ्लो कर रहा था, जब सीधा जा रहा था, उसको उसने टक्कर मार के उसको टेढ़ा कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन तूने मेरे को टक्कर मारी, मैं किसी और को मारूंगा तो टकरा के आता है, पता लगा इसने मार दी। जो इलेक्ट्रॉन पहले सीधा जा रहा था, उसके साथ टप्पा खा के उसको दूसरे डायरेक्शन भेज देता है। तो पहले क्या आता है, ऑर्डरली फैशन था, सारे इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले सीधे सीधे जा रहे थे, अब वो क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े आगे पीछे जा रहे हैं। आगे पीछे जाने से क्या होगा, उनका फ्लो खराब होगा। अगर फ्लो खराब होगा, चार्ज का अगर फ्लो खराब होगा, तो साफ सी बात है कि आपका वहां पर करंट भी क्या होगा, कम होगा। करंट कम हो रहा है, इसका मतलब वो आपको कैसा काम कर रहा है, वहां का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कंडक्टर में क्या दिक्कत है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। वैसे तो आपका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए था, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, कंडक्टर में पहले से ही क्या है आपके पास पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें से पहले क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उससे क्या होते हैं कि आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाते हैं आपके इंक्रीज। उससे क्या दिक्कत होती है, उससे ये दिक्कत होती है कि ऑर्डरली ऑर्डरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन होंगे, तो जो एक ऑर्डर में जा रहे थे, एक फैशन में जा रहे थे, वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज फ्लो करने के काम, जो इलेक्ट्रॉन आपके इस काम आ रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन आपके इस काम आ रहे थे, कि वो आपके क्या करेंगे, आपके फ्लो को और ज्यादा बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ने पे। उनसे दिक्कत क्या हो गई कि वो ज्यादा होने से उनका नुकसान हो गया। ज्यादा होने से क्या हो गया, तो नुकसान होता है ना। जैसे भाई कहीं भी खाना खाने जाते हैं, कहीं लंगर वंगर लगता है तो भीड़ लगती है। तो अगर आपने ऐसे रैंडम भीड़ बना दी, तो ना इसको खाना मिल पा रहा है, ना उसको खाना मिल पा रहा है। किसी को खाना मिल रहा है तो खाना नीचे गिर जा रहा है, किसी के कहीं गिर रहा है, किसी कहीं गिर रहा है। जैसे क्या होता है कि भाई शादी पार्टी होती है, और गोलगप्पे पर अलग ही अटैक चल रहा होता है, गोलगप्पे टिक्की पिक्की पे अलग ही अटैक चल रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है भाई, सबके सब अपने कटोरी आगे नहीं खड़े हो जाते भिखारी की तरह, सर हमें 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 ऐसा खड़ा होते हैं। किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है, किसी के आ रहा है, बीच में पता लगा फूफा जी आ गए, तो पता लगा आपकी कटोरी में से खुद गोलगप्पा निकल गए, तो आप बस मुंह अपना मनी मन में गाली देके आप भी रो रहे हो। ठीक है, तो वही होता है, वही कंडक्टर के साथ हो रहा है। कंडक्टर में पहले सारे इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से जा रहे थे, ऐसे अरे जा रहे, अरे वाह मजा आ रहा है, जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, पागल हो गए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पागल हो गया। अब उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को मारा, बोला कि भाई तू कैसे शांति से बैठा है, तू आ। ठीक है, उस पर मारा। और जो इलेक्ट्रॉन पहले प्यार जा रहा था, करंट में अच्छा खासा अपना रोल अदा कर रहा था, कंडक्टिविटी में अपना रोल अदा कर रहा था, वो भी पागल हो गया, वो दूसरे को पागल कर रहा है। तो क्या हो गया कि जो चीज प्यार प्यार से ऑर्डरली फ्लो हो रहा था, वो ऑर्डर खराब हो गया। इसकी जैसे अगर ऑर्डर में चलते रहते तो बड़ा आराम से आपका करंट बढ़ जाता, अपना आराम से रेजिस्टेंस कम हो जाता। लेकिन आपका क्या हुआ कि कंडक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले सीधे सीधे मूव कर रहे थे, वो हेफाजतली मूव कर रहे हैं। उससे क्या दिक्कत होगी, जो कंडक्टिविटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या फिर मैं कहूँगा आपका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसीलिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या पॉजिटिव है। तो आई होप कि ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई शादी पार्टी फूफा जी की, वो तो समझ में आपको आई जाएगी। फूफा जी को सोच के बहुत सारे लोग रिलेटेबल महसूस करते हैं। ठीक है, मेरे को क्या पता आप लोगों में दो चार बच्चे यहाँ पे फूफा फूफी बैठे हो, फूफा फूफी बुआ बन के बैठो किसी ना किसी के, हो सकता है। ठीक है, बट इस उम्र में आ ही जा रहे हो धीरे धीरे। अब सेकंड बात करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हम आपके बच्चे के बनेंगे वो। अच्छा साला, आपके बच्चे के बुआ बनेंगे, अच्छा सही है सही है। अरमान बनाते रहो अभी, शादी हुई नहीं और यहाँ पे पहले ही नचनी आ गए। ठीक है, तो सुनो, सेकंड अगर हम बात करते हैं आपके सेमीकंडक्टर की, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं आपका एंड इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम अल्फा की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लेने का क्या मतलब है कि जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, कम होगी। ठीक है, जैसे आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है।
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज होगा, प्लस होगा, तो ये अगर नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम हो जाएगी। अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता? तो यहाँ का सिंपल सा क्या रीजन है भाई, वहां पे कंडक्टिविटी खराब होने का या रेजिस्टिविटी बढ़ने का रीजन क्या था कि आपका जो ऑर्डर फैशन में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो खराब हो गया। खराब होने से क्या हुआ कि जो कंडक्टिविटी पहले मिल रही थी वो बाद में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, अबे इतने इलेक्ट्रॉन फ्री थे ही नहीं ना। जब यहाँ पे जैसे एग्जांपल इसकी ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लो कि यहाँ पे क्या था, 5 इलेक्ट्रॉन थे जैसे नाइट्रोजन में होते हैं, ठीक है। अब क्या था, ये बहुत टाइटली बाउंडेड है। अब यहाँ पे क्या है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो आप क्या करो, जब हीट दोगे ना, जब आपने हीट दी होगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो मैंने क्या कहा सर, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में पहले आपके नंबर ऑफ आपके क्या आते हैं, प्रीवियसली previously number of electrons were less, ठीक है। on increasing temperature अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आपके पास में क्या होगा कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विल इंक्रीज। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो करंट को पास करने के लिए आपके पास में अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो साफ सीधी बात है कि आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो उल्टी हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? दोनों का रीजन अलग अलग है, दोनों का रीजन अलग अलग है बढ़ने और घटने का, लेकिन क्या रीजन है, आई होप कि बड़े प्यार से अच्छे से आपको ये चीज अच्छे से मन में महसूस हो रही होगी। आ रही है ना बात समझ में? तो याद क्या रखना है, नोट पॉइंट की तरह तुमको कुछ याद रखना है कि भाई सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहली बात तो अल्फा ही पूछ लेता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो क्या होगा आपका, अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो आपका वहां पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो सकता है आपका, वो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है और वो आपका इंसुलेटर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का रीजन क्या है कि आपके पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ नहीं करते थे, अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात की आपको क्या रखनी है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कंडक्टर की क्या होगी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीजेस। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, दोनों एक साथ पूछ जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा आपका, इट विल डिक्रीज। ये वाली लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। और थर्ड पॉइंट एक बार पूछ लिया गया था, पूछना नहीं चाहिए था, फिर पूछा गया कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आप जाके इसके सवाल करेंगे तो आपको ये सवाल एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको, और अलग अलग जगह पे इनकी थ्योरी भी मिलेगी और वो आपको सवाल करना है। आप लोगों ने बोला था सर मॉड्यूल नहीं है हमारे पास, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। मॉड्यूल एक्चुअली बच्चे ने मेरे से ले रखा है, वो सवाल लगा रहा है उसमें से, ठीक है, ऑफलाइन बैच का बच्चा है अपना, तो उसमें मॉड्यूल लेके उसकी फोटो डाल भेजता हूँ या किसी और तरीके से मैं आपके पास फोटो भेजूंगा। तब तक के लिए मतलब ये थ्योरी पढ़ते रहो, और कोई और किताब है ऑनलाइन है उस पर कोई सवाल लगाना, सवाल लगाते रहो, ठीक है। बस एक दिन रुक जाओ, फिर एक सब सवाल करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत आसान है। मैं फिर से बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ज्यादा आसान है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी चेंज होगी, उस टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। जब आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा होगा उस टाइम पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना होता है, आपको सर्किट डायग्राम्स पढ़ने होते हैं, वो तो थोड़े बहुत सिंपल भी है, ठीक है। आखिर में आपको पढ़ना होता है वो क्या बोलता हूँ, भूल गया नाम, मेरे मुंह पे आगे रुक गया वो, क्या होता है आपका मीटर, क्या होता है वो, शब्द ही भूल गया, मुंह में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना होगा आगे जाके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मैं नाम याद रखेंगे, वो छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं क्योंकि लंबी क्लास हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिकल हीट, अगर मुझे याद में है तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है,
इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक हीट पढ़ेंगे, और इससे पहले हम पढ़ेंगे आपका ओम्स लॉ, बहुत छोटा सा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल हीट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी बैटरी। तो ये तीनों चीज हमको खत्म करनी है। बैटरी में हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, और आपका वोल्टेज क्या होता है, या पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये क्या होता है, इनके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसमें कुछ हम बैटरी में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमको बैटरी के बारे में पूरा ध्यान रखेंगे, सवाल आते हैं इस एग्जाम में, तो कल की क्लास में अपन ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। पोटेंशियोमीटर, राइट, कुछ चीजें सही आंसर होता है। पोटेंशियोमीटर होता है और एक और होता है, शायद उसको मीटर बीजी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उसको पूरा क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज जो है वो थोड़े से बच्चों को हार्ड लगते हैं, पर मेरी गारंटी मैं आपको इस तरह ट्रिकी तरीके से पढ़ाऊंगा उसको कि आपको बड़े आसान से लगेगा, बहुत आसान लगेगा, समझाऊंगा आपको मैं। अगर वो चीज समझ में आ गई ना, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, आज के लिए बच्चों पर इतना ही, अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो हाँ बोल चुका हूँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग द क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको डिस्कशन ग्रुप में आप ज्वाइन करके, या नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, और उसके हिसाब से अपना डाउट पूछते रहो। कोई भी डाउट है मैं आपके डाउट वहां पे देख रहा हूँ।